अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम IFRS 16 यानी लीजेस के बारे में कवर करेंगे और हम देखेंगे कि लीजेस को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे मेजर करते हैं और फिर इसकी प्रेजेंटेशन या इसकी डिस्क्लोजर इसका क्या होता है। जो IFRS 16 है ये हम सेट ऑफ 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक या प्राइमरी लेक्चर है, जिसमें हमने देखना है कि IFRS 16 का स्कोप क्या है, इसके बेसिक आप कह ले फंडामेंटल्स, डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्या है, लीज क्लासिफिकेशन बाय लेजोर देखेंगे कि ये कैसे करते हैं, इंसेप्शन डेट क्या होती है, कमेंसमेंट डेट क्या होती है, लीज टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनसे रिलेटेड हम बेसिक प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। सो स्कोप के बारे में हम पहले देखते हैं। IFRS 16 प्रोवाइड्स comprehensive guidance on accounting for leases for lessor and lessee both, यानी कि दोनों के लिए, चाहे वो लेजोर हो या लेसी हो, दोनों के लिए लीज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, इसको कैसे और कब रिकॉग्नाइज करते हैं, कि इसकी क्या मेजरमेंट का तरीका होता है, इसकी प्रेजेंटेशन और फिर इसकी डिस्क्लोजर के बारे में IFRS 16 में डिस्कस किया गया है। It includes guidance on how to identify a lease contract and determining the lease term। यानी कि हम देखेंगे IFRS 16 जो कवर करता है वो सबसे पहले तो ये कि एक लीज कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, यानी वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को लीज कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लाजमी होती हैं, और फिर हम देखेंगे कि लीज टर्म कैसे डिटरमिन करते हैं। The key objective of IFRS 16 is to ensure that lessees recognize assets and liabilities for their major leases unless it chooses to apply recognition exemption available in case of short-term leases and leases of low value item. सो इसमें IFRS 16 में हम ये भी हमें पता चलता है कि जो लेसी होता है उसने लीज को कब रिकॉग्नाइज करना है, एसेट्स के तौर पे, लायबिलिटीज के तौर पे, और फिर उसको एग्जेम्पशन भी हासिल है इस रिकग्निशन पे। वो दो केसेस में रिकग्निशन के लिए, एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर वो लीज शॉर्ट टर्म लीज हो या वो लो वैल्यू आइटम से रिलेटेड लीज हो, तो फिर लेसी रिकग्निशन एग्जेम्पशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ये भी IFRS 16 में डिटेल से कवर है कि ये कब और किस तरह से अप्लाई कर सकता है। सो लीज क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू यूज एन एसेट। लीज की खास बात क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसमें राइट टू यूज एन एसेट, द अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। यानी कि अब इसमें जो खास खास बातें हैं, सबसे पहली बात ये कि ये क्या चीज कन्वे करता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राइट टू यूज एन एसेट कन्वे होता है फ्रॉम लेसोर टू लेसी, यानी कि जिसका एसेट होता है वो लेसी को फिर दे रहा होता है, अपना राइट दे रहा होता है, वो राइट ट्रांसफर कर रहा होता है एसेट के यूज करने का। द अंडरलाइंग एसेट यानी कि जो मेन सब्जेक्ट मैटर होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम होता है, 4 years, 5 years, 10 years, जो भी टाइम इसमें मेंशन होता है, एंड इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। जाहिर सी बात है फ्री में तो नहीं दे रहा होता, तो कुछ लीज पेमेंट होती है, अमाउंट होती है, लीज कैलकुलेशंस होती हैं। लीज पेमेंट की कैलकुलेशन भी हम आगे चल के देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें राइट टू यूज एन एसेट ट्रांसफर हो रहा होता है, एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई हो रहा होता है और अगेंस्ट सम कंसिडरेशन होता है। देन अंडरलाइंग एसेट, ये जो हमने डिस्कस किया, अंडरलाइंग एसेट ये क्या होता है? एन एसेट दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लीज, यानी कि वो एसेट जिसका राइट ट्रांसफर हो रहा होता है वो अंडरलाइंग एसेट कहलाता है, फॉर विच द राइट टू यूज दैट एसेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अ लेसर टू
लेसी, यानी कि एक लेजोर के थ्रू लेसी को ट्रांसफर हो रहा होता है। जिस एसेट का राइट ट्रांसफर हो रहा होता है उसको हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। राइट टू यूज एन एसेट क्या होता है? एन एसेट दैट रिप्रेजेंट अ लेसीज राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर द लीज टर्म। यानी लीज टर्म मीन सपोज 5 साल के लिए अगर लीज एग्रीमेंट हुआ है तो 5 साल के लिए लेसी के पास ये राइट हासिल हो जाता है कि वो उस एसेट को यूज कर सकता है, तो वो राइट टू यूज एन एसेट कहलाता है। लेजोर कौन होता है? एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। वो लोग जो अपना एसेट किसी को यूज करने के लिए देते हैं, जो राइट टू यूज एन एसेट ट्रांसफर करते हैं, वो लेसोर कहलाते हैं। अब ये बैंक भी हो सकता है, कोई लीजिंग कंपनी भी हो सकती है। और जिसको राइट ट्रांसफर हो रहा है जनरली कस्टमर्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो लेसी कहलाते हैं। एन एंटिटी दैट ऑब्टेन्स द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। यानी जिसको राइट ट्रांसफर हो रहा होता है वो लेसी कहलाता है, और जो अपने एसेट्स का राइट ट्रांसफर कर रहा होता है वो लेसोर कहलाता है। सो ये बेसिक या फंडामेंटल डेफिनेशंस थी। कुछ और डेफिनेशंस जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिकग्निशन रिक्वायरमेंट फॉर लेसी। यानी लेसी कब रिकग्नाइज कर सकता है कि उसको राइट टू एसेट ट्रांसफर हो गया है, या उस एसेट को उसने यानी कि अपने पास लीज एसेट्स रिकॉर्ड करना है। सो a lessee is required to recognize a right of use asset representing its right to use the underlying leased asset and a lease liability representing its obligation to make a lease payment। यानी जो उसको लीज्ड एसेट मिल जाता है उसने वो लीज एसेट कब रिकॉग्नाइज करना है, और फिर लीज लायबिलिटी, यानी कि जाहिर सी बात है आप जब राइट टू यूज अवेल कर रहे हैं, राइट टू यूज एन एसेट अवेल कर रहे हैं, तो सम कंसिडरेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं। जो सम कंसिडरेशन होती है जो आपने पे ऑफ करना होती है वो आपकी लीज लायबिलिटीज होती हैं, तो लेसी ने ये रिकग्नाइज करना होता है। अच्छा, इस रिकग्निशन से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशन भी हैं, यानी कि कब लेसी को ये आप कह लें कि एग्जेम्पशन अवेलेबल होती है कि वो रिकग्नाइज ना करे, यानी कि वो लीज एसेट या लीज लायबिलिटी रिकग्नाइज ना करे। उसके पास दो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। शॉर्ट टर्म लीज, अ लीज दैट एट कमेंसमेंट डेट हैज अ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ और लेस। यानी कि वो लीज जो कि 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड के लिए होती है वो शॉर्ट टर्म लीज कहलाती है, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑप्शंस। यानी कि 12 महीने कवर किस तरह होने चाहिए कि एक्सटेंशन ऑप्शंस डालने के बाद, इंक्लूड करने के बाद 12 महीने या उससे कम का टाइम होना चाहिए। ऐसी लीज शॉर्ट टर्म लीज कहलाती है। अ लीज दैट अच्छा, उसके बाद एक और फिर इसमें बात डिस्कस हुई हुई है। अ लीज दैट कंटेन्स अ परचेज ऑप्शन इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज। यानी परचेज ऑप्शन मींस के लीज टर्म खत्म होने के बाद अगर लेसी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो लीज एसेट परचेज कर सकता है या सकती है, यानी उसको ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर इसको हम शॉर्ट टर्म लीज की डेफिनेशन में लेके नहीं आएंगे। This exemption is available to lessee by class of assets। और जो different class of assets होते हैं, like for example short term आप कह ले current assets हैं या long term assets हैं, तो ये exemption दोनों टाइप के assets के लिए अवेलेबल है बाय या टू लेसी को ये exemption अवेलेबल है। सो हमने सबसे पहले हमने रिकग्निशन रिक्वायरमेंट पढ़ी। रिकग्निशन रिक्वायरमेंट में हमने ये पढ़ा
कि लेसी जब जब वो अवेल करता है राइट टू यूज एन एसेट, तो लेसी ने क्या करना है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लीज्ड एसेट रिकॉग्नाइज करना है और उसकी लीज पेमेंट्स को लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन उनको इस रिकॉग्निशन से एग्जेम्पशन हासिल है दो डिफरेंट सिचुएशन में। पहली सिचुएशन हमने डिस्कस किया कि अगर ये शॉर्ट टर्म लीज हो तो उसको एग्जेम्पशन हासिल है। दूसरी बात ये है कि लीजेस ऑफ लो वैल्यू आइटम्स, यानी कि वो बहुत लो वैल्यू आइटम्स हो, तो उनको भी उसके लिए भी लेसी को एग्जेम्पशन हासिल है कि उसकी रिकॉग्निशन वो ना शो करे एज लीज, वेदर और नॉट मटेरियल टू लेसी, लेसी के लिए वो मटेरियल हो या ना हो, लेकिन अगर वो लो वैल्यू आइटम्स हैं तो वो एग्जेम्पशन के तौर पे आ जाते हैं। द लीजेस फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है टेलीफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑफिस फर्नीचर। अगर आप इसको कंपेयर करें टेलीफोन्स को या लैपटॉप्स को या कंप्यूटर्स को कंपेयर करें कार से, कार लीज कंपनीज ऑफन व्हीकल्स या कार्स लीज करवाती हैं, या आप प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो इसके मुकाबले में टेलीफोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह बहुत लो वैल्यू आइटम्स है। तो लो वैल्यू आइटम्स अगेन लेसी के लिए एग्जेम्पशन हासिल है कि अगर ये लीज फॉर लो वैल्यू आइटम्स हो तो उसको वो लीज रिकॉग्नाइज ना करें, बल्कि वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, वो एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इफ अ lessee subleases an assets or expect to sublease an asset, the head lease does not qualify as a lease of low value asset. अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लीजेस ऑफ लो वैल्यू आइटम्स में अगर तो लेसी का ये इरादा हो कि वो फर्दर आगे किसी और को सब लीज कर दे, तो फिर उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलती, क्योंकि तब वो लो वैल्यू एसेट्स में क्लासिफाई या क्वालिफाई नहीं होते। जो प्राइमरी लीज है, यानी कि मेन पहली वाली लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो क्लासिफाई नहीं होता, तो उसको फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। देन a lease payment associated with short-term or low-value items are charged as an expense. अभी जब हमने ये पहला सबसे पहले रिकॉग्निशन पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि जो लीज होती है, राइट टू यूज एन एसेट होता है, इसको फिर हम लीज एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी जो पेमेंट्स है उसको हम लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन दो सिचुएशन है, शॉर्ट टर्म लीज और लीज ऑफ लो वैल्यू आइटम्स, इसको हम लीज या आप लीज एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करते या लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि उसको हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे या सिस्टमेटिकली हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ओवर द लीज टर्म। यानी कि अगर आप कह लें कि 6 महीने के लिए है, या क्योंकि ये विद इन 12 मंथ होती है जनरली, तो हम इसको फिर क्या कर देते हैं, इसको फिर स्ट्रेट लाइन मेथड पे यानी 6 से डिवाइड कर देते हैं टोटल एक्सपेंस को सिस्टमेटिक वे में। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग का तरीका होता है, इसको हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं या एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। लीज क्लासिफिकेशन बाय लेजोर, सो लेजोर क्लासिफाई लीज कॉन्ट्रैक्ट, जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, आइदर फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, यानी उसको वो या तो फाइनेंस लीज के तौर पे क्लासिफाई करते हैं या ऑपरेटिंग लीज के तौर पे क्लासिफाई करते हैं। ये हम लेसोर की बात कर रहे हैं। अभी इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया था लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करने लगे हैं लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसोर ने ये डिसाइड करना है कि हमारी लीज आइदर ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। और a lease is classified as finance lease if it transfers substantially all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset, यानी कि अगर तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो है वो ट्रांसफर हो जाए इncidental टू ओनरशिप। इंसिडेंटल मीन्स कि एनी कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, अगर जिसका कंट्रोल होता है
उसको ट्रांसफर हो जाए तो फिर ये फाइनेंस लीज कहलाती है। और जो ऑपरेटिंग लीज होती है, इफ इट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset। और ऑपरेटिंग लीज अगर तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर ना हो, अब फॉर एग्जांपल अगर लेसी को ट्रांसफर नहीं हो रहे तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, तो फिर ये ऑपरेटिंग लीज ही कहलाती है। यानी कि अगर कोई इसका जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स उसको अगर ट्रांसफर नहीं हो रही, तो फिर वो ऑपरेटिंग लीज है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अगर उसको ट्रांसफर हो जाता है तो इसको हम फाइनेंस लीज कहते हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्लियर कर लेते हैं एक एग्जांपल से। अकॉर्डिंग टू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट द ओनरशिप ऑफ एसेट शेल बी ट्रांसफर्ड टू लेसी एट नो कॉस्ट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। यानी यहाँ पे बता दिया गया है कि जो ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, वो लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी विद नो कॉस्ट, और उसको कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो इसका मतलब है कि तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, लेसी को ट्रांसफर हो जाएंगे, या ये इंसिडेंटल टू ओनरशिप है। तो इसका मतलब है कि ऐसी लीज क्या कहलाएगी, ऐसी लीज कहलाएगी फाइनेंस लीज, क्योंकि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर हो रहे हैं। इंसेप्शन डेट क्या होता है और कमेंसमेंट डेट क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। इंसेप्शन डेट, इंसेप्शन का बेसिकली जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बिगनिंग, किसी भी चीज की स्टार्ट डेट, या आप यूं कह लें कि एंटरिंग अपॉन एन अंडरटेकिंग, के जब आप किसी अंडरटेकिंग में या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं तो इंसेप्शन डेट कहलाती है। अच्छा, अब अगर हम इंसेप्शन डेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेप्शन डेट ऑफ द लीज द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ अ लीज एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय द पार्टीज। यानी कि अगर तो पार्टीज की कमिटमेंट हो जाए, या फिर टू द प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन, द टाइप ऑफ लीज इज आइडेंटिफाइड ऑन दिस डेट। अच्छा, इंसेप्शन डेट क्या होता है, अर्लियर, यानी कि दोनों में से जो पहले हो जाए। कौन कौन सी दो चीजें, द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, जब लीज एग्रीमेंट बन रहा होता है उस डेट को, जिस दिन लीज एग्रीमेंट हो रहा होता है वो डेट, एंड द डेट ऑफ कमिटमेंट, और जो या फिर वो डेट जो कि डेट ऑफ कमिटमेंट बाय बोथ पार्टीज टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जिस पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पार्टी एग्री हो जाएं। तो इन दोनों में से जो भी डेट होगी वो क्या कहला, जो अर्लियर डेट होगी वो इंसेप्शन डेट कहलाएगी। द टाइप ऑफ लीज इज आइडेंटिफाइड ऑन दिस डेट। अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज, तो इंसेप्शन डेट को हम डिसाइड कर लेते हैं कि लीज आपकी ऑपरेटिंग लीज होगी या फाइनेंस लीज होगी। इसके अलावा हमारे पास कमिटमेंट डेट होती है, द डेट ऑन विच अ लेसोर मेक अ अंडरलाइन एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय अ लेसी, the accounting treatment is applied from this date। तो कमिटमेंट डेट क्या होती है, जब लेसी के पास एसेट्स अवेलेबल हो जाए, यानी राइट टू यूज द एसेट ट्रांसफर हो जाए और एसेट अवेलेबल हो जाए, लेसी उसको यूज करना शुरू कर दे, तो वो डेट कहलाती है कमिटमेंट डेट, और इसी दिन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होती है। जबकि इंसेप्शन का मतलब क्या है, इंसेप्शन का मतलब ये है कि जब लीज एग्रीमेंट हो रहा हो, अब सपोज आज के दिन अगर लीज एग्रीमेंट हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि एसेट भी आज ही फौरन ट्रांसफर हो जाए। हो सकता है एसेट 2 दिन बाद ट्रांसफर हो, या 2 दिन बाद जो है वो लेसी की पोजीशन में आए, 2 दिन बाद उसको राइट हासिल हो उसको यूज करने का। तो आज के दिन हम उसको क्या कहेंगे, इंसेप्शन डेट कहलाएंगे, और 2 दिन बाद जबकि वो एसेट्स अवेलेबल हो जाए लेसी को, तो वो डेट क्या कहलाएगी, वो कमेंसमेंट डेट। और कमेंसमेंट डेट पे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होती है, यानी कि लेसोर और लेसी दोनों क्या करेंगे, कमेंसमेंट डेट से अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, J Limited enters into a contract for the lease of a car with K Leasing Limited on 18 January।
अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कब तैयार हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज एंटर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 18 को। के लीजिंग लिमिटेड एग्रीज टू ट्रांसफर द कार इन द नेम ऑफ जे लिमिटेड ऑन Feb 3। और Feb 3 को क्या हुआ है? Feb 3 को ये हुआ है कि के लीजिंग कंपनी ने कहा है ठीक है जनाब, हम आपको कार ट्रांसफर कर देंगे। ये बात कब डिसाइड हुई है? ये डिसाइड हुई है 3 Feb को। However, J Limited would have the right to use the car as at Feb 22। तो अगर आप देखें, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा हो, एग्रीमेंट की बात हो रही है या कमिटमेंट की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो इंसेप्शन डेट कहलाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट कब हो रहा है? enter into a contract on January 18। So January 18 क्या है? January 18 is the inception date, यानी इस दिन एग्रीमेंट या कमिटमेंट हो रहा है। उसके बाद जब हमने जो कमिटमेंट डेट की डेफिनेशन पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि जब एसेट्स अवेलेबल हो जाए टू द लेसी। तो अब आप देखिए एसेट्स अवेलेबल कब हो रहा है लेसी को? However, J Limited would have the right to use the car as Feb 22। राइट कब ट्रांसफर हो रहा है? 22 को ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस 22 Feb इज कमेंसमेंट डेट। तो हमने एग्जाम्पल में दो चीजें फाइंड आउट की, इंसेप्शन डेट क्या होता है और कमेंसमेंट डेट कब होती है, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, हमारा टॉपिक है लीज टर्म। लीज टर्म क्या होता है? A lease term is the non-cancelable period for which a lessee has the right to use an asset together with both। अच्छा, ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है, यानी इससे पहले लेसी इसको कैंसिल नहीं कर सकता, यानी उसको लीज को खत्म नहीं कर सकता। इसमें दो बातें हैं, टुगेदर विद बोथ। नंबर वन, periods covered by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to exercise that option। पहली चीज इसमें ये है, इसमें वो टाइम पीरियड भी कवर हो जाता है कि जिसमें लेसी को ये राइट हासिल है, ये ऑप्शन हासिल है कि वो चाहे तो लीज का टाइम क्या कर दे? वो एक्सटेंड कर दे। लीज टर्म क्या कर दे? वो एक्सटेंड कर दे। और एक रीजनेबली सर्टेन होता है कि वो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। दूसरी बात क्या है? पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। यानी अब दो बातें हैं लीज टर्म में, एक तो ये कि ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है और इसको लेसी कैंसिल नहीं कर सकता, प्लस इसमें दो बातें होती हैं कि लेसी को एक्सटेंशन की ऑप्शन होती है, और एक ये रीजनेबली सर्टेन होता है ये बात कि यस, जो लेसी है वो अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगा, यानी उसको ये ऑप्शन शामिल होती है। तो फिर हम क्या करते हैं? ये उसमें ऐड हो जाता है लीज टर्म में। बिल्कुल इसी तरह पीरियड कवर्स बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, यानी एक और ऑप्शन होती है लेसी को कि वो लीज टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। if the lessee is reasonably certain not to exercise that option, यानी वो टर्मिनेट करने की ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है, तो फिर वो टाइम पीरियड लीज टर्म में कवर हो जाता है। यानी अगर एक्सटेंशन की ऑप्शन है तो वो उसको अवेल कर लेता है, और अगर टर्मिनेशन की ऑप्शन है तो वो उसको अवेल नहीं करता। ये जो दोनों टाइम पीरियड हैं ये लीज टर्म में इंक्लूड होते हैं।
अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसको हम देख लेते हैं। S Limited acquired a plant on lease for a non-cancelable period of 6 years. तो सबसे पहले जो नॉन कैंसलेबल पीरियड है वो कितना टाइम है, वो 6 साल है। 6 साल से पहले पहले एस लिमिटेड जो है वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। एस लिमिटेड हैज अ राइट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लीज फॉर फर्दर 4 years। एस लिमिटेड क्या कर सकता है, उसको मजीद 4 साल वो एक्सटेंड कर सकता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 year। 6 साल खत्म होने के बाद वो उसको मजीद 4 साल एक्सटेंड कर सकता है। सो रिक्वायरमेंट क्या है, डिटरमिन द लीज टर्म। हमने लीज टर्म डिटरमिन करना है। अज्यूम दैट इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट एस लिमिटेड विल नॉट एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन, यानी उसके पास 4 साल उसको एक्सटेंड करने की ऑप्शन है लेकिन वो करेगा नहीं। यानी ये रीजनेबली सर्टेन है कि वो अपनी ये ऑप्शन एक्सटेंड नहीं करेगा। तो ऐसे में लीज टर्म कितना होगा, ऐसे में लीज टर्म उसका वही 6 years। उसका आंसर क्या आ जाएगा, वही 6 year के जब उसको उस ऑप्शन को यानी वो अपनी ऑप्शन एक्सटेंड नहीं करेगा। सो 6 year वुड बी द लीज टर्म in first case when S Limited will not exercise extension option. Whereas in case B, it is reasonably certain that S Limited will exercise एक्सटेंशन ऑप्शन, यानी कि जो पार्ट बी है उसमें ये कंफर्म है कि एस लिमिटेड जो है जिसको 4 साल फर्दर एक्सटेंड करने की ऑप्शन है तो वो अपनी ऑप्शन क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी लीज टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 + 4 10 years हो जाएगी। कैसे 10 years हो जाएगी, 6 साल तो नॉन कैंसलेबल पीरियड है ही, प्लस जो दूसरा केस है उसमें क्या हो जाएगा कि यानी कि 4 years भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 6 + 4। हम इसको क्या लिखेंगे, 10 years। जबकि जो पहली वाली ऑप्शन है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 years, क्योंकि उसने एक्सटेंड नहीं करना है। सो ये एक एग्जाम्पल थी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 4। Ali Limited acquired a machine on lease term for a non-cancelable period of 5 years। नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है, 5 years है, 5 साल की बात हो रही है। इसके बाद है अली लिमिटेड हैज राइट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लीज फर्दर 5 years। यानी 5 साल नॉन कैंसिलेबल पीरियड है और 5 साल खत्म होने के बाद अली लिमिटेड चाहे तो मजीद 5 साल वो एक्सटेंड कर सकता है, यानी उसको ये ऑप्शन हासिल है। सो डिटरमिन द लीज टर्म अज्यूमिंग दैट it is reasonable certain that Ali Limited has intention to extend extension period। अगर उसका कोई इंटेंशन है कि वो एक्सटेंशन पीरियड एक्सटेंड करेगा तो आप बताइए लीज टर्म क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो देखिए 5 साल तो उसका नॉन कैंसिलेबल पीरियड है ही और मजीद 5 साल वो इंटेंशन रखता है कि उसको एक्सटेंड करेगा। तो लीज टर्म कितना हो जाएगा, 10 years हो जाएगा इन फर्स्ट केस। और अगर हम सेकंड केस की बात करें, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट अली लिमिटेड हैज नो इंटेंशन टू एक्सटेंड द एक्सटेंशन पीरियड। यानी अगर उसने एक्सटेंड नहीं करना तो 5 साल तो नॉन कैंसिलेबल टाइम उसका है ही और बाकी वो
एक्सटेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5 years। तो लीज टर्म कितनी आ गई, यहाँ पे लीज टर्म आ गई उसकी 5 years। सो एक और एक्सरसाइज हम देख लेते हैं यहाँ पे, एंड दैट वुड बी द लास्ट वन फॉर टुडेज लेक्चर। सो शेर खान जो कि लेसी है, एंटर इनटू लीज ओवर अ प्लांट से रिलेटेड ये लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। सिनेरियो 1 है, द लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल के लिए ये नॉन कैंसिलेबल है फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, आफ्टर विच शेर खान लिमिटेड देन हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर फर्दर 2 years। और फिर उसके बाद शेर खान को ऑप्शन हासिल है कि वो मजीद 2 years उसको क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे। Sher Khan Limited is reasonably certain that it will exercise the renewal option। और ये एक यानी कि ये सर्टेन है कि शेर खान अपनी रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि लीज टर्म कितनी होगी। तो 3 years तो पहले से ही है जो कि नॉन कैंसिलेबल है, प्लस 2 years उसको एक्सटेंशन हासिल है, और वो अपनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेगा यानी कि। तो हमारे पास लीज टर्म कितनी हो जाएगी, 5 years। सो यहाँ पे हमारे पास जो लीज टर्म आ रही है वो आ रही है 5 years। हमने क्या डिटरमिन करना है, लीज टर्म डिटरमिन करना है इन ईच केस। अब हम सेकंड अगर केस देखें, सेकंड उसमें क्या डिस्कस हो रहा है, सेकंड सिनेरियो में अब हम देखें, द लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। 3 साल की हम बात कर रहे हैं और ये क्या है, नॉन कैंसिलेबल है। After which Sher Khan Limited then has option to extend the lease for further 2 years। और शेर खान को ऑप्शन हासिल है कि वो अगर चाहे तो 2 साल मजीद उसको एक्सटेंड कर सकता है। शेर खान लिमिटेड इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल नॉट एक्सरसाइज, यानी कि ये अपनी रिन्यूअल ऑप्शन क्या करेगा, एक्साइज नहीं करेगा। पहले केस में क्या था, वो अपनी रिन्यूअल ऑप्शन एक्साइज कर रहा था, दूसरी केस में वो नहीं करेगा। तो जब वो नहीं करेगा तो इसका मतलब है लीज टर्म कितना हो जाएगा, सिंपल 3 years, क्योंकि वो 2 साल मजीद उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा। इसी तरह हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड सिनेरियो है, the lease is for 10-year period during which first 7 years is non-cancelable। तो आप यूं कह लें कि 7 years की non-cancelable lease है। At the end of the 7 years period, Sher Khan Limited has option to terminate the lease। यानी 7 साल बाद अगर शेर खान चाहे तो वो लीज खत्म कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन हासिल है। Sher Khan Limited is reasonably certain that it will exercise the termination option। यानी कि वो क्या कर देगा, वो श्योर है कि वो टर्मिनेशन कर देगा, लीज को टर्मिनेट कर देगा। इसका मतलब है कि वो जो 3 साल है वो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो लीज टर्म कितनी हो जाएगी, वो 7 years हो जाएगी, क्योंकि 3 साल को उसने एक्सटेंड नहीं करना, उसको उसने टर्मिनेट कर देना है, तो इसलिए वो 3 years शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट सिनेरियो है, द लीज इज फॉर अ 10-year पीरियड ऑफ विच 7 years आर नॉन कैंसिलेबल। At the end of the 7 years, Sher Khan has option to terminate the lease। उसके पास ऑप्शन है कि वो लीज टर्मिनेट कर सकता है 7 साल बाद। शेर खान लिमिटेड इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल नॉट एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन, और वो टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा।
इसका मतलब है कि लीज टर्म कितनी हो गई, 7 साल तो है ही, और अगर वो टर्मिनेट ना करे तो वो 3 साल और उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 10 years. So 10 years is the lease term in scenario 4. So scenario 5 की हम बात करते हैं. Scenario 5 is very interesting. अब अगर आप इसको गौर से देखें, the lease is for 10 years period during which 7 years are non cancelable. ठीक है, ये बात हमने अभी पहले भी डिस्कस की है. At the end of the 7 year, both शेर खान and the lessor, दोनों की बात हो रही. शेर खान तो लेसी है, लेसी एंड लेजोर दोनों को ऑप्शन हासिल है कि वो लीज टर्मिनेट कर सकते हैं. शेर खान लिमिटेड इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल नॉट एक्साइज द टर्मिनेशन ऑप्शन. शेर खान तो अपनी टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्साइज नहीं करेगा. तो अब आप बताइए लीज टर्म क्या होगा, जरा सोचें और बताएं. यहां पे लीज टर्म होगी 7 years. 7 years क्यों होगी, क्योंकि देखिए शेर खान के पास ऑप्शन है कि वो उसको टर्मिनेट कर सकता है, और ये रीजनेबली सर्टेन है कि वो उसको टर्मिनेट नहीं करेगा. लेकिन क्या उसके पास लेजोर की कोई गारंटी है कि वो लीज को टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा? तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है. तो इस सूरत में जो 7 years नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, वो दोनों के लिए होता है, लेजोर के लिए भी होता है और लेसी के लिए भी होता है. जो 3 years रिमेनिंग हो गए, उसमें शेर खान या लेसी तो कंफर्म है कि वो लीज को कंटिन्यू करेगा, लेकिन लेजोर के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है. तो इन दिस केस ये बस 7 years पे ही कट ऑफ हो जाएगा, यानी 7 years जो है ये क्या हो जाएगा, ये लीज पेमेंट कहलाएगा, लीज टर्म कहलाएगा. सो ये थी एग्जाम्पल नंबर 5. सो आज के लेक्चर में हमारा यहीं तक था. नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ में क्या डिफरेंस है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके अलावा हमने मिनिमम लीज पेमेंट, गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. टेक केयर क्लास.